नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रितु लखोटिया। सॉरी, मैंने 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट की है क्योंकि मैं एक पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजर रही थी जो कि मुझे कोविड-19 ने दिया था। मेरे इस वीडियो बनाने का एक यही कारण है कि अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक को भी फ़ायदा होता है तो मेरा ये वीडियो बनाना बहुत ही सफल हो जाएगा। तो यही कारण है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आज तक नहीं जान पाई कि ये वायरस मुझे कैसे हिट किया, क्योंकि ना तो मैं कहीं घर से बाहर गई, ना ही मेरे घर में कोई भी मेहमान आया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वायरस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ये वायरस भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान करता है जो या तो 50+ है, या जिन्हें शुगर है, या हाई बीपी है, या कोई और भी प्रॉब्लम है। तो उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मैं भी 50+ हूँ और मुझे भी हाई बीपी है। तो मैं इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आई और हमारे घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी मुझे ही हुई है। ये जो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसे आप अपने ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। 7 सितंबर को मुझे आफ्टर डिनर बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगी और मुझे थकावट महसूस होने लगी। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है सारे दिन से काम से मैं थक गई हूँ, तो मैं जाकर के लेट गई। और 8 तारीख को सुबह मुझे फ़ीवर आ गया। 102 फ़ीवर था मुझे, लेकिन मुझे फ़ीवर बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। तो लेकिन बॉडी एक था और ना मुझे बिल्कुल भी कोई और प्रॉब्लम हो रही थी कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे कोविड-19 ने मैं कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ। 8 तारीख को ही पूरा दिन जब मुझे बुखार नहीं उतरा तो ऑनलाइन हमने शाम को डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे कोविड पॉजिटिव टेस्ट कराने की सलाह दी। तो हमने उसके नेक्स्ट डे कोविड टेस्ट कराया अपना। 8 तारीख को जैसे ही मुझे फ़ीवर आया तो मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, क्योंकि हमारे घर में मेरे हस्बैंड हैं जो कि 60+ हैं और मेरी ग्रैंड डॉटर है जो कि बहुत छोटी है। इसलिए मुझे अपने आप को क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी था ताकि मेरा इफ़ेक्ट किसी और को ना लगे। 9 सितंबर को मैंने अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ही अपना कोविड टेस्ट करा लिया, क्योंकि मुझे उस सेम डे ही रिपोर्ट चाहिए थी, जिसके जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोविड हो। इस चक्कर में हमने बहुत जल्दी करा लिया था और वही हुआ जिस चीज़ का मुझे डर था। शाम को जब रिपोर्ट आई तो मैं कोविड पॉजिटिव थी। 10 सितंबर से डॉक्टर ने मुझे 5 दिन का कोविड का कंप्लीट कोर्स करने के लिए दिया, लेकिन दवाई लेने के बावजूद भी मुझे दो दिन बाद ही नेक्स्ट डे से, मतलब 10 तारीख से मैंने दवाई लेनी शुरू की और अगले दिन से ही मेरा फीवर अप एंड डाउन वेव्स में होता रहा। कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, कभी कम हो जाता था और तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद में मुझे ड्राई कफ भी होने लगा। इन बिटवीन दवाई लेने के बावजूद मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता चला गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये तो मुझे तब पता चला जब हमने ऑक्सीमीटर लगाया, तब उसमें पता चला कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल जब कम हुआ तो डॉक्टर ने मुझे 6 मिनट वॉक टेस्ट के लिए कहा। वो टेस्ट करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। वॉक टेस्ट के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल 89 पर आ गया, तो डॉक्टर ने मुझे घर पर ही आईवी फ्लूइड्स पर डाल दिया। आईवी फ्लूइड्स के साथ ही डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मशीन भी घर पर ही लगा दी। साथ ही उन्होंने एक अटेंडेंट भी घर पर भेज दिया जो कि मेरी अच्छे से केयर कर सके। हालांकि उन्होंने केयर भी बहुत अच्छे से की मेरी, और समय समय पर मुझे नेबुलाइजेशन दिया। इतनी केयर होने के बाद में भी मेरी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। लगभग मुझे 10 दिन हो गए थे ट्रीटमेंट लेते हुए। फिर डॉक्टर ने मेरी ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगा, जबकि मैं ऊपर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी ले रही थी, उसके बावजूद भी मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट के लिए बोला। उन ब्लड टेस्ट को देख करके डॉक्टर को लगा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं आई थी। मेरा फीवर भी अप डाउन चल रहा था, लगभग 10 दिन हो गए थे। तब मुझे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। कोविड के ब्लड टेस्ट में यूजुअली 2 तरह के कंपोनेंट्स
मेन इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि है डी डाइमर और IL-6। डॉक्टर इन टेस्ट पर सबसे ज़्यादा इसीलिए फोकस करते हैं ताकि ये जो 2 टेस्ट हमारे कराए गए हैं इनसे ये पता चले कि IL-6 है तो हमारी बॉडी के अंदर कितना इन्फेक्शन है या कितना इन्फेक्शन कोविड फैला चुका है वो पता चले, और साथ ही डी डाइमर से हमारे ब्लड की थिकनेस पता चल सके। क्योंकि अगर ब्लड में ज़्यादा थिकनेस आ जाती है तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही गिरने लगता है। अगर ब्लड में थिकनेस आ जाती है तो नेचुरली तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और साथ ही हमें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। देखिए शाम को जब मेरी ब्लड की रिपोर्ट आई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी IL-6 और डी डाइमर दोनों ही बढ़ा हुआ था, तो हमने अब सेकेंड ओपिनियन के लिए अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह करी। उन्होंने रिपोर्ट देख कर के मुझे इमीडिएटली विदिन 2 आवर्स ही मुझे हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी और मैं उसी दिन पारस हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी कोविड डिपार्टमेंट में। 11th डे जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई तो उस रात तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा मेजर ट्रीटमेंट नहीं हुआ हॉस्पिटल में, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उसमें मुझे CT स्कैन और एक्सरे और ड्रिप लगाना ये सभी चालू कर दिया था डॉक्टर ने। स्कैन की रिपोर्ट में मुझे पता चला कि मुझे सीवियर निमोनिया है और मेरे राइट लंग 80% इन्फेक्टेड है, लेकिन मेरा लेफ्ट लंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी जब तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था उसमें। जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे रेमडेसिविर और कोविड का जितना भी 5 दिन का टेस्ट है स्टेरॉइड का वो सब मुझे चालू कर दिया और इमीडिएटली मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया। हॉस्पिटल में मेरा डेली एक्सरे होता था, तो 13 डे को यानी कि जिस दिन मैं एडमिट हुई उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर ने वापस एक्सरे किया और उसमें आया कि मेरा लेफ्ट लंग भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो मेरी फैमिली को डॉक्टर ने तुरंत ही प्लाज्मा अरेंज करने को बोला और लकीली हमें प्लाज्मा उसी दिन शाम को मिल गया और रात में मुझे प्लाज्मा चढ़ा भी दिया गया। प्लाज्मा लगने के बाद नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल फ्रेश होकर के सो के बिल्कुल फ्रेश होकर के उठी थी, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 93 और 94 रहा पूरा दिन। हमें लगा कि शाम होते होते तक कि प्लाज्मा ने अच्छा काम किया है। 14वें दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी और ऑक्सीजन लेवल मेरा बिल्कुल नीचे आ गया था 79 पर। इमीडिएट डॉक्टर ने मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल बुलाया और मुझे ICU में शिफ्ट करने के लिए कहा। अब मेरा ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हुआ इसके लिए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ना मैं कुछ बता सकती थी कि मुझे क्यों अचानक तबीयत इतनी ख़राब हुई, क्योंकि ये भी कोविड का ही सिम्टम है। इसमें कभी भी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो सकती है और कभी भी आप अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा डिसीज़न डॉक्टर का और मेरे घर वालों का यही था कि मुझे ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ICU में शिफ्ट करने से मुझे अच्छी बेटर फैसिलिटीज़ मिली और बेटर ट्रीटमेंट मिला, जिससे कि मेरी तबीयत थोड़ा संभलने शुरू हो गई। ICU में जाने के बाद में डॉक्टर ने मेरी नेज़ल ऑक्सीजन बिल्कुल हटा दी और साथ मेरे फेस पर या मेरे मुंह पर उन्होंने मास्क लगा दिया। मास्क लगाने से क्या था कि बिल्कुल फोर्स के साथ ही वो ऑक्सीजन मेरे लंग्स में जा रही थी, जो कि सीधी इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी को। तो वो ट्रीटमेंट मुझे उन्होंने देना शुरू किया। ऑक्सीजन मास्क लगाने के साथ साथ ही डॉक्टर ने मुझे हर 2 घंटे से बाईपैप लगाना शुरू कर दिया। ये भी एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है जिससे कि मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रहा था वो निकलता रहे, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे हर 2 घंटे से बाईपैप पर डाल दिया। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ ही डॉक्टर भी अपना ट्रीटमेंट बाकी की सारे कर रहे थे और इसी तरह से मैं 4 से 5 दिन ICU में रही। और लेकिन मैं आपको एक बात पर्सनली कहना चाहती हूँ कि जब आप ICU में होते हैं तो आपके साथ में और भी बाकी पेशेंट होते हैं, कोई कोमा में है, कोई वेंटिलेटर पर है। हम 6 पेशेंट थे जिसमें से तकरीबन हम 2 ही कॉन्शियस थे, बाकी तकरीबन सारे अनकॉन्शियस थे। तो अपना मेंटल लेवल किस तरह से बनाए रखना ज़रूरी होता है वो मैंने बहुत स्ट्रांगली किया, अपना मेंटल लेवल बनाए रखा। सबसे पहले फोकस मैंने अपना किया खाने को लेकर के। जो भी मुझे खाना दिया जाता था मैं चाहे एक जरा सा ही खाती थी, लेकिन मैं उसको लेती ज़रूर थी। जो डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट देते थे, जो दवाइयाँ मुझे खाने को देते थे, चाहे कितना भी उल्टी करने का मन करे, लेकिन मैं ज़रूर लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। मुझे हर हाल में ये हो गया था कि मुझे वापस हॉस्पिटल से घर जाना ही जाना है।
तो मैं अपना ध्यान हर जगह लगा के रखती थी। कभी मैं बच्चों को मैसेज करती रहती थी, कभी मैं पाठ करती रहती थी। नेगेटिविटी मैंने बिल्कुल भी अपने अंदर आने ही नहीं दी कि किस तरह से नेगेटिविटी होती है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जितना भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया वो मुझे असर करने लगा, और उसका असर भी बहुत अच्छा हुआ। इन्हीं सब के बीच में आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर दत्ता ने मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया, और मेरा मेरा विल पावर बिल्कुल भी नहीं गिरने दिया। साथ ही उन्होंने मेरी फैमिली को भी हर सिचुएशन के लिए तैयार रखा। कभी भी उन्होंने बुलावे में नहीं रखा कि हाँ ये बहुत अच्छा रिकवर कर रही हैं, या हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, या मेरी तबीयत बहुत संभल रही है। उन्होंने अगर जिस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई, 79 पर मेरा ऑक्सीजन आ गया, तो उन्होंने भी वही बताया कि अब आगे के लिए आप प्रिपेयर है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कभी इसे बुलावे में नहीं रखा। तो मैं और मेरी फैमिली भी हर तरह से तैयार थी कि हमें हर अगली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और अपने आप को किस तरह से रिकवर करना है, उसके लिए भी मैं अगला अगला स्टेप के लिए तैयार थी। मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरी फ्रेंड्स और मेरे दोनों तरफ के पेरेंट्स, मेरे ससुराल के और मेरे पीहर के जितने भी थे बड़े लोग, उन्होंने मुझे इतनी इतनी ब्लेसिंग दी, मेरे लिए पाठ किया, मेरे लिए पूजा करी। वो मेरे और डॉक्टर की मेहनत बहुत रंग लाई, और तकरीबन 5th डे मुझे आईसीयू से शिफ्ट करके ऑब्जर्वेशन में कर दिया गया 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के बाद में मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के तकरीबन मुझे भर्ती होने के 10 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। वो भी इसलिए किया गया क्योंकि घर पे भी मेरे ऑक्सीजन मशीन थी, नेबुलाइजर मशीन थी, अटेंडेंट था। तो उन्होंने मुझे घर पे शिफ्ट कर दिया कि अब आप घर में अच्छा फील करेंगी जा करके, तो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ आराम से रहिए और आइसोलेशन में रहिए। के बाद में भी मैं 15 दिन आइसोलेशन में रही, और इस बीच में तकरीबन 10 दिन तक मुझे ऑक्सीजन की बराबर ज़रूरत पड़ती रही। लेकिन बराबर मतलब इंटरवल पर मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। 15 दिन के बाद में मैं वापस रिव्यू के लिए गई, तब डॉक्टर ने मुझे ओके कर दिया कि अब आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के आइसोलेशन के बाद में मैं जब डॉक्टर से मिलने के लिए गई, तो उन्होंने एक्सरे और सारे ब्लड टेस्ट वापस रिपीट करवाए। एक्सरे और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देकर के डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे उसी के बेस पर मुझे उन्होंने 4 से 6 हफ्ते का होम रेस्ट के लिए और बोल दिया, जिसमें मुझे उन्होंने हाई प्रोटीन खाना बताया, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बोला, अच्छी से भरपूर नींद लीजिए आप, और कोई भी तरह से ऐसे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है इस टाइम में, और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स और फ्री रखना है। 2 महीने के होम रेस्ट पर डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन, ऑक्सीजन बूस्टर और एंटी एलर्जी की टेबलेट दी, ताकि मेरी बॉडी में जो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर है भी तो कोई इफ़ेक्ट ना करे, बल्कि उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जाए। तो मैंने यही सब कोर्स अभी ले रही हूँ। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कोविड को इतने हल्के में न लें। आप सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, बाहर भी जाएं तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने और अपना ध्यान रखें। खाने पीने में भी आप मल्टीविटामिन लें, विटामिन सी लें, इस चीज़ का काढ़ा पिएं। घर पर भी जितने आप रहते हैं तो घर पर काढ़ा पिएं, जो भी और साथ ही गर्म पानी ज़रूर ज़रूर पिएं। हॉस्पिटल में थी तो भी मैं घर से काढ़ा एक पैकेट में डाल कर के ले गई, और गर्म पानी की केटल लेकर के गई थी साथ ही। और मैं वहाँ पर भी ये सब गर्म पानी की केटल में बना करके गर्म पानी उबाला, और ग्रीन टी लिया मैंने, साथ में काढ़ा लिया मैंने वहाँ पे पानी उबाल करके, और साथ ही मैंने स्टीम ली, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरा कफ अपने आप ही ऑटोमेटिक निकलता गया, जैसे डॉक्टर दवाई दे रहे थे वो भी था, और साथ में ये रेमेडीज़ में मैं कर रही थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हॉस्पिटल में जब मैं आईसीयू में थी तो कुछ पल ऐसे भी आए जब डॉक्टर भी अपना होप खो दिए, और हम लोग भी, घर वाले भी सारे घबरा गए कि कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। तो उस टाइम में अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना मेंटल लेवल किस तरह से बनाए रखें हम। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कोविड को आप इतना हल्के में ना लें, स्पेशली हमारी एज के लोग। हो सकता है यंग एज जल्दी रिकवर कर जाए, लेकिन हमारी एज के लिए स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी जो शुगर पेशेंट है, थायराइड के हैं, या हमसे भी बड़े एज के हैं, उनके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर की गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करिए,
और साथ ही घर बैठ करके अपना जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ उस सिचुएशन के लिए हो सकता है हमारे बड़ों की ब्लेसिंग काम आई, डॉक्टर की मेहनत काम आई, या मैं सबकी पाठ पूजा काम आई। तो ये सब चीज़ भी साथ साथ ही होते रहे और मेहनत सबकी रंग लेके आई। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसे ज़रूर फॉलो करिए। जब तक घर से ज़रूरी ना हो निकलना तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में ही सेफ रहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप घर में रहिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बना के रखिए। मैं उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी एक सल्यूट करना चाहती हूँ जो दिन रात एक करके भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और महीनों तक अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। आप सबसे यही अपील करती हूँ कि क्यों ना हम घर रहकर उन्हें घर जाने का मौका दें। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब घर में रहें, कोविड स्प्रेड ना करें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।